हेलो एवरीवन, मैं उर्वशी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं एमएड का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हमेशा क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चाहे थ्योरेटिकल बात की जाए या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है हाइपोथेसिस से। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हाइपोथेसिस दो वर्ड से मिलके बना है, हाइपो प्लस थीसिस। ठीक है, तो हाइपो का अर्थ क्या होता है? हाइपो मीन्स होता है कोई भी चीज़ संभावित या संभावना जिसकी हो सकती है। और थीसिस का मीनिंग क्या होता है? समस्या के समाधान का कथन। तो ओवरऑल इसका मीनिंग ये हो जाता है कि जो भी हम जो समस्या के समाधान के लिए जो भी संभावित कथन कह सकते हैं, उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। हम क्या एज्यूम करते हैं, इसकी क्या क्या संभावना हो सकती है, जो भी समस्या आपने ली है उसके समाधान के लिए। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस को मानना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइपो का अर्थ होता है संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए। ठीक है, तो जिस भी चीज़ की पुष्टि की जा सकती है उसे हाइपो कहा जाएगा। एंड थीसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन। जो भी आपके सामने समस्या है उसके लिए आप क्या कथन यूज़ करेंगे। हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ है उस संभावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। कोई आपके पास समस्या आई है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, आप माइंड में क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या उसकी आपकी संभावित कारण हो सकते हैं, वो सब हाइपोथेसिस के अंदर आते हैं। परिकल्पना ऐसे समाधान को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों के आधार पर की जा सकती है। और इसकी पुष्टि कैसे की जाती है? इसकी पुष्टि की जाती है जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, आपके पास जो डाटा है उससे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके आधार पर की जाती है। नेक्स्ट आता है परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से होता है जो समस्या के समाधान की अवधारणा होती है और शोधकर्ता उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है। जो भी शोधकर्ता होता है, ठीक है ना, जो भी शोधकर्ता होता है उसकी पुष्टि करने का प्रयास करता है। परिकल्पना के कथन का स्वरूप एक व्याख्या के रूप में होता है। किस रूप में देंगे? हम एक व्याख्या के रूप में देंगे जो अवलोकन या सिद्धांतों पर आधारित होता है। ठीक है, जो भी आपने अवलोकन किया है, जो भी सिद्धांत है उस पर ही आधारित होगा। जब किसी संभावित सिद्धांत को प्रदत्तों और प्रमाणों के आधार पर पुष्टि की जाती है तब उसे परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है, जो भी आपके पास प्रमाण है, उसके आधार पर आपकी समस्या की पुष्टि की जाएगी और उसे नाम दिया जाएगा परिकल्पना। शोध की समस्त क्रियाएं परिकल्पना पर केंद्रित होती हैं। जितने भी शोध किए जाते हैं उनकी जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं, किस तरह से शोध किया जाता है, वो सारा का सारा पहले हमें मतलब परिकल्पना पर वो आधारित होता है और जो केंद्रित होता है पूरा का पूरा परिकल्पना पर होता है। ठीक है, हमें पहले परिकल्पना को देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा। परिकल्पना शोधकर्ता को उत्तेजन प्रदान करती है। परिकल्पना की पुष्टि से शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो भी परिकल्पना आपने की है उसके आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं और परिकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन कि किस तरह हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या है। नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस, कि क्यों हमें हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ी है या परिकल्पना के क्या क्या उद्देश्य हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो जो जॉर्ज जी मूले थे, उन्होंने परिकल्पना के कुछ नियम बताए हैं, कुछ उद्देश्य बताए हैं कि आप कैसे परिकल्पना को मानेंगे। सबसे पहली बात है, जब भी परिकल्पना हम करते हैं तो किसी भी समस्या को समाधान निकालने में उस हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, परिकल्पना अनुसंधान हेतु शिक्षा दिशा प्रदान करती है। परिकल्पना का पहला काम क्या है, जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं उसमें परिकल्पना आपको करनी ही पड़ेगी। ये एक दिशा देने का काम करती है।
और अवांछित साहित्य समीक्षा से बचाकर उपयोगी प्रदत्तों के संकलन में सहायता करती है। जो आपने इधर उधर की जो साहित्य में समीक्षा है, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे बचाएगी, और जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर आपको परिकल्पना करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आता है, परिकल्पना द्वारा शोधकर्ता की समस्या को सही रूप से समझने में सहायता मिलती है तथा समस्या का रूप स्पष्ट हो जाता है। क्या चीज़ कह रहा है कि जो शोधकर्ता होता है उसको समस्या को सही ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। समस्या किस तरह की है, किस तरह से हम समस्या से निपट सकते हैं, किस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो परिकल्पना की मदद से समस्या का रूप जो है स्पष्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है, परिकल्पना द्वारा शोध के निष्कर्षों के प्रतिपादन में सहायता मिलती है। जब भी हम परिकल्पना आप बना लेंगे, जो भी हाइपोथेसिस आपके मन में आई है वो कर लेंगे, समस्या का जो परिकल्पना आपकी पूरी हो चुकी है, फिर क्या करेंगे, जो भी आपने शोध किया है उसके निष्कर्षों को निकालने में सहायता मिलेगी। परिकल्पना अन्वेषणकर्ता की दिशा प्रदान करती है जिससे वह निर्णय कर पाता है। परिकल्पना का एक और कार्य क्या है कि जो भी अन्वेषण करता है उसको ये दिशा दिखाने का काम करती है और वह किसी निर्णय पर पहुंच पाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है, प्रमुख तथ्य के चयन में सहायता करती है। तो जो भी आपने तथ्य है उसका प्रमुख तथ्य क्या है उसको चयन करने में सहायता आपकी हाइपोथेसिस ही करती है। लास्ट पॉइंट आता है, निष्कर्षों को निकालने में सहायता करती है। जो भी निष्कर्ष पूरी रिसर्च करने के बाद निकले हैं उसमें सहायता करती है। अभी आता है परिकल्पना के कार्य, फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। देखते हैं, सबसे पहला आता है, इसमें मार्गदर्शन डायरेक्शन देने का काम करेगा। सेकंड है प्रक्रिया और विधि का निर्धारण, जो भी प्रक्रिया है विधि है उसका निर्धारण करना, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स एंड मेथड। थर्ड आता है प्रमुख तथ्यों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो ये 3 कार्य हैं परिकल्पना के, एक एक करके आइए इनको जानते हैं। सबसे पहले आता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन कैसे होगा, उपकल्पना द्वारा अनुसंधान का मार्गदर्शन होता है। जो आपने कल्पना की है, हाइपोथेसिस हुई है, उसका उपकल्पना करी जाएगी। उपकल्पना यह बताती है कि क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है, मतलब कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्योंकि तथ्यों के अर्थ मीनिंग तभी निकाला जा सकता है जब उन्हें सार्थक उपकल्पना के संदर्भ में देखा जाए। तो एक्चुअल में जो तथ्य आपके पास हैं उनका सही से निष्कर्ष कैसे निकाला जाएगा, उपकल्पना के आधार पर ही निकाला जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है प्रक्रिया और विधि का निर्धारण। उपकल्पना अपने आप में अंत न होकर वह माध्यम है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या और उसके परिणामों को और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकता है। क्या कह रहा है कि जो भी आपने उपकल्पना बनाई है वो एक अंत नहीं है, वो तो एक माध्यम है किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए जो अपनी समस्या और उसके परिणामों को और अधिक या स्पष्ट रूप से समझ सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है प्रमुख तथ्यों का चुनाव। आप प्रमुख तथ्यों का चुनाव कैसे करेंगे, उपकल्पना के द्वारा समस्या के सीमित हो जाने के कारण महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन सरलता से हो सकता है। ठीक है, तो जब उपकल्पना आप बना चुके हैं तो उसमें समस्या जो है अब सीमित क्षेत्र के लिए आ चुकी है, तो उसमें तथ्यों का चयन कैसे करेंगे। जो भी आपने तथ्यों का चयन किया है उससे सरलता हो गई है आपको समझने में चीज़ों को, और यह समस्या से संबंधित अनेक परिवर्तित होते हैं। इसके द्वारा सही या गलत का भेद किया जा सकता है। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, इसका भेद भी हम उपकल्पना के आधार पर कर सकते हैं। अभी आता है लास्ट टॉपिक, परिकल्पना के प्रकार। तो ये जो अलग अलग साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है कि परिकल्पना के प्रकार सबने अपने अपने तरीके से दिया है। जैसे सबसे पहले आता है हेज महोदय। तो हेज महोदय जी द्वारा क्या कहा जाता है कि परिकल्पना को हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो सरल परिकल्पना और दूसरा जटिल परिकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। ठीक है,
कथन के स्वरूप के अधिकार परिकल्पना के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या? सकारात्मक कथन, नकारात्मक कथन और शून्य कथन परिकल्पना। ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट हाइपोथेसिस, नेगेटिव स्टेटमेंट हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस, 3 भागों में हमने इसे बांट दिया है। नेक्स्ट आता है, कुछ विद्वानों ने परिकल्पना के 2 प्रकार बताए हैं, अनुसंधान परिकल्पना और सांख्यिकी परिकल्पना। अनुसंधान परिकल्पना को रिसर्च हाइपोथेसिस कहा जाएगा और सांख्यिकी को कहा जाएगा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। तो ये था आपका पूरा हाइपोथेसिस के बारे में, कितने टाइप की होती हैं, कैसे हम उपकल्पना बनाते हैं, कैसे ये कार्य करती है। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो के लिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे टाइम टाइम पे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ।